हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है। डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये कह रहे हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें डी मिड पॉइंट है साइड ए बी का, ई मिड पॉइंट है साइड बी सी का और एफ मिड पॉइंट है साइड AC का। यहां तक बात समझ में आई। अब कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC। अब कह रहे हैं कि रेशियो फाइंड करो ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC का। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमें गिवन था DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC एंड CA और हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारी मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी। तो पहले आपको मिड पॉइंट थ्योरम रिवाइज करवा देता हूं क्या है। लेट सपोज एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी और ये इसके मिड पॉइंट्स है 1 2 एंड 3। अब मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो लेट सपोज एक लाइन है जो ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो वो लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड के। इसका मतलब अगर मैं ये लाइन को मानूं ई एफ, तो ई एफ पैरेलल होगी बी सी। मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आई। और एक रिजल्ट और आता है मिड पॉइंट थ्योरम से, जब ई एफ पैरेलल टू बी सी है तो ई एफ दैट इज ये लाइन हाफ होगी इस लाइन के बी सी के। तो हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। एक तो अगर एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो वो लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड के और वो लाइन हाफ होगी थर्ड साइड के, दैट इज EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो ये हमारी छोटी सी मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हमने गिवन और टू प्रूफ तो लिख लिया था और वैसे हमें प्रूफ करना क्या था, ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC के एरियाज के रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी। दैट इज ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC के एरियाज की रेशियो की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो जब भी हमें दो ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो की वैल्यू निकालनी होती है तो हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम यूज करते हैं जो हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 6.4 के इंट्रोडक्शन वीडियो में। लेकिन उसमें कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, जिन ट्राइंगल्स का हम एरिया निकाल रहे होते हैं वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होने चाहिए और इसमें हमें वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर गिवन नहीं है। दैट इज ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC आपस में सिमिलर गिवन नहीं। तो हमारा पहला मोटिव क्या होगा, हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। उसके बाद डायरेक्ट वाली थ्योरम अप्लाई कर देंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली। तो प्रूफ में हम पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल ABC को सिमिलर प्रूफ करेंगे। प्रूफ। अब देखो इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके जो मैंने आपको बताया था। DF जो लाइन है वो ज्वाइन करती है AB और AC के मिड पॉइंट्स को, क्योंकि D और F मिड पॉइंट है AB और AC के। तो DF जो लाइन है वो ज्वाइन करती है मिड पॉइंट्स को AB और AC के। तो DF पैरेलल होगी BC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम लिखेंगे DF joins the midpoints of sides AB and AC respectively. Therefore DF is parallel to BC by midpoint theorem. By midpoint theorem. अब देखो जब DF पैरेलल टू BC है तो DF पैरेलल टू EC भी होगा, क्योंकि EC भी पार्ट है हमारा BC का। तो हम लिख देंगे सो DF is also parallel to EC। तो हमने DF is parallel to EC भी लिख दिया। अब देखो जैसे हमने DF पैरेलल टू BC लिखा, ऐसे ही हम लिख सकते हैं DE पैरेलल टू AC, क्योंकि DE लाइन ज्वाइन कर रही है
मिड पॉइंट ऑफ पी ए एंड बी सी। बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लिख देंगे डीई इज पैरेलल टू ए सी। तो देखो लिखते हैं डीई जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB, BA and BC. Therefore DE is parallel to AC. DE is parallel to AC. और जब DE parallel to AC है तो हम लिख सकते हैं DE is also parallel to FC, क्योंकि FC पार्ट है हमारा AC का। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे DE is parallel to FC। इसमें रीजन लिख देना मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। DE is parallel to AC। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, DE is parallel to FC। अब देखो ध्यान से मैं क्या बताऊंगा। हमारे पास फर्स्ट आया था DF is parallel to EC, DF is parallel to EC, और हमने लिखा DE is parallel to FC, DE is parallel to FC, that is opposite sides parallel आ रही हैं। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि हमारी पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अगर फोर साइड्स में दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो वो कोऑर्डिनेटर एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, इसे 1 मान लेते हैं और इसे 2, यूजिंग 1 and 2 DECF is a parallelogram। रीजन क्या दोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। समझ में आ गया? करा हमने सिर्फ DECF को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से। पहले DF इज पैरेलल टू BC प्रूफ करा और उसके बाद DE इज पैरेलल टू AC प्रूफ करा। इसकी हेल्प से DECF एक पैरेललोग्राम आ गया। अब देखो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि एंगल D जो है वो इक्वल होगा एंगल C के। तो मैं इसे नेम देता हूं एंगल 1 और इसे नेम देता हूं एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। रीजन क्या दोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां तक बात समझ में आई? हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ट्राइंगल DEF को सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC के। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो बहुत इजी लगेगा। तो अब देखो, जिस तरीके से मैंने एंगल 1 को एंगल 2 की तरह, मतलब एंगल 1 को इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करा है, उसी तरीके से क्या मैं एंगल F को एंगल B के प्रूफ कर सकता हूं। दैट इज अगर मैं इसे मानूं एंगल 3 और इसे मानूं मैं एंगल 4, तो मैं एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर सकता हूं। देखो कैसे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं और हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सिमिलरली लिख के। तो देखो DF इज पैरेलल टू BC हमने प्रूफ करा था, ये रहा DF इज पैरेलल टू BC। तो हमने उसके नेक्स्ट स्टेप में लिखा था कि DF पैरेलल टू EC भी होगा। तो इस बार हम लिख सकते हैं कि DF पैरेलल टू BE भी होगा। तो इसका मतलब DF पैरेलल टू BE आ गया। देखो ये कह रहा हूं DF पैरेलल टू BE आ गया। और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि FE पैरेलल टू AB है, क्योंकि FE मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब FE पैरेलल टू AB है, और जब FE पैरेलल टू AB है तो FE पैरेलल टू DB भी होगा। इसका मतलब EFDB एक पैरेललोग्राम हो गया। ये जो है ये एक पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट इज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो हम लिख देंगे सिमिलरली BEFD is a parallelogram. Also
एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन लिख देना, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां तक समझ में आया? मैंने एंगल 1 को एंगल 2 के प्रूफ कर दिया इक्वल, और एंगल 3 को एंगल 4 के, और यही हमारा मोटिव था। इसकी हेल्प से मैं ट्राइंगल डीईएफ को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा ट्राइंगल एबीसी के। दैट इज ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर आ जाएंगे। कैसे? ए क्राइटेरिया से। देखो, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल 1, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल 2 आपस में इक्वल है। छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल 3 और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो दो ट्राइंगल्स में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब ए क्राइटेरिया यूज करेंगे और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर आ जाएंगे। ये नोट करो, बस अब ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करके डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। ये अब देखो, हमने सारी चीजें रेस कर दी, लेकिन डीएफ पैरेलल टू बीसी अभी आगे यूज होगा, इसलिए से यही लिखा रहेंगे। अब हम प्रूफ करते हैं ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल डीईएफ एंड ट्राइंगल एबीसी। अब देखो, ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल एबीसी में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। रीजन हम बता चुके हैं कि डीईसीएफ एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे? DECF is a parallelogram। ऐसे ही एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, और रीजन हम बता चुके हैं, DFEB is a parallelogram। तो हम लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन DF, ये D है, DFEB is a parallelogram। अब देखो, बहुत इजीली प्रूफ हो गया, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, क्योंकि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल आ गए। तो ये दो ट्राइंगल्स ए क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो गए। दैट इज ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो, यहां होती है आपकी गलती। हमने एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूफ करा था और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, DEF सिमिलर टू डायरेक्ट ABC लिख देंगे, क्योंकि हमने ट्राइंगल का ऑर्डर ये लिखा है, DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे ABC नहीं आएगा। देखो, एंगल F है हमारा एंगल 3, और एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। तो जिस ऑर्डर में एंगल F आ रहा है, उस ऑर्डर में एंगल B आना चाहिए, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में होंगे तो देखो, F आ रहा है लास्ट में, तो B आना चाहिए लास्ट में, लेकिन यहाँ पे आ रहा है B सेकंड में। बात समझ में आ गई? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, तभी तो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ होंगे। इसलिए जिस ऑर्डर में एंगल F आएगा, उस ऑर्डर में एंगल B आना चाहिए। दैट इज एंगल B लास्ट में आना चाहिए, तो हम एंगल B को लास्ट में लिख देंगे। ये हो गया हमारा एंगल B लास्ट में। अब देखो, जिस ऑर्डर में एंगल D आ रहा है, एंगल D, उस ऑर्डर में एंगल C आना चाहिए। दैट इज D फर्स्ट में आ रहा है, तो C भी फर्स्ट में आना चाहिए। तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो होगा C फर्स्ट B लास्ट, तो बीच में आ जाएगा A। दैट इज ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB। यही थी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं। अब देखो, जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर आ गए, रीजन लिख दो कैसे? AA क्राइटेरिया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑर्डर में लिखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। अब देखो, जब ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए, तो हम ये रेशियो निकाल सकते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम यूज करके। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम क्या कहती है? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB इक्वल होगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल। तो देखो, पहले कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखो, DE अपॉन CA, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो होती नहीं, तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे EF अपॉन AB का होल स्क्वायर।
इक्वल्स टू डी एफ अपॉन सी बी, डी एफ अपॉन सी बी का होल स्क्वायर। यही होती है हमारी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम। नीचे लिख दो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो इनके एरिया की रेशियो की वैल्यू तो आ गई, यही तो निकालनी थी। नहीं, हमारे पास सिर्फ ये आए टर्म्स, डी ई अपॉन सी ए, ई एफ अपॉन ए बी, डी एफ अपॉन सी बी। अभी इनकी भी वैल्यू रखनी है, और सोचो कि वैल्यू रखेंगे कैसे, यही चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पे आके भी आप अटक जाओगे। अब सोचो, देखो हमने डी एफ पैरेलल टू बी सी लिखा है, ठीक है, मैंने कहा था ये चीज इंपॉर्टेंट है और आगे यूज होगी। हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके प्रूफ करा था डी एफ पैरेलल टू बी सी, और मैंने बताया था मिड पॉइंट थ्योरम में जब डी एफ पैरेलल टू बी सी होता है तो डी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी भी होगा, दैट इज डी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। अब देखो, अब आ गया हमारा आंसर। देखो डी एफ और बी सी कहां पे आ रहा है, डी एफ और बी सी ये रहा, सी बी लिखो बी सी लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं गिवन है डी एफ अपॉन बी सी, तो इसे भी हम डी एफ अपॉन बी सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। डी एफ इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बी सी लिखा है, तो बी सी मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स टू किधर जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास डी एफ अपॉन बी सी आ जाएगा, दैट इज डी एफ अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1/2। तो डी एफ अपॉन बी सी की वैल्यू आ गई 1/2, जो हम इसमें पुट करेंगे और डायरेक्ट रेशियो निकाल देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए बी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन सी बी का होल स्क्वायर। और डी एफ अपॉन सी बी की वैल्यू हमें पता है क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर। रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में, मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। बस अब 1/2 का होल स्क्वायर है तो यह डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/4। तो रेशियो जो है ट्राइंगल डी एफ अपॉन ट्राइंगल ए बी सी का जो रेशियो है वो है 1/4, जिसे आप लिख सकते हैं 1:4। इसे हम लिख सकते हैं 1:4, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आपको होगा सिंपल सा, सिंपल ही था, बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं। हमें पहले इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था। कौन से वाले ट्राइंगल्स को, डी एफ और ए बी सी को। उसका डायरेक्ट एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली थ्योरम अप्लाई हो रही थी, इसलिए पहले हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करा, उसके बाद थ्योरम अप्लाई कर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्राइंगल्स चैप्टर में से या फिर इस क्वेश्चन में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।